हे गाइस, दिस इज हिमांशु मोड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पार्ट्स कवर करने वाले, कौन सा टॉपिक कवर करने वाले, ये चीज़ मैं आज बताऊँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं वो जानेंगे पूरा। देन डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग टू द बोस मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, एंड इसमें हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि जे थॉमसन ने कैसे किया करके। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। और कंपैरिजन टेबल्स है वो भी देखेंगे, और एटॉमिक मॉडल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ डेवलपमेंट बोर्स मॉडल के पहले क्या डेवलपमेंट्स हुए करके वो सब जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सब पूरा हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले तो मैं डेल्टॉन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। सो स्टूडेंट्स, डेल्टॉन ने कहा था एटम इंडिविजिबल है, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राइट। एंड इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं इसे। ऑल्सो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ये जो एटम्स कंसिडर किया गया वो इंडिविजुअल किया गया है, जो कि डेल्टॉन्स थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, डेल्टॉन्स ने बताया है। ठीक है, वो भी 1897 के पहले। ऑल्सो नाउ डिस्कवरी ऑफ जे थॉमसन 1897, यानी एक्सपेरिमेंट जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट जो है, जिसमें जे थॉमसन ने एक ग्लास ट्यूब ली जिसमें बहुत बहुत लो प्रेशर पर गैस भरी हुई थी। ठीक है, तो ट्यूब के दोनों एंड्स पर 2 मेटल्स प्लेट्स लगाई गई थी। एक था कैथोड और एनोड। ठीक है, तो जो कैथोड था वो नेगेटिव चार्ज था और एनोड जो था वो पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई किया था। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ, वैसे ही कैथोड से कुछ रेज निकली। ठीक है, तो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ, वैसे ही कैथोड से हाई वोल्टेज की रेज निकली। ठीक है, उसके बाद जो एनोड की तरफ मूव करने लगी। ठीक है, वो रेज निकलने के बाद एनोड की तरफ मूव करने लगी, तो इन्हें कैथोड रेज कहा गया है इसमें। जैसे कि मैं फिर से बता दूं, इन दोनों के बीच जो हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ तो कैथोड से कुछ रेज निकली जो एनोड की तरफ मूव करने लगी। ठीक है, तो इन्हें कैथोड रेज कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि जो कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, राइट। और उसके बाद देखेंगे कि जो जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो कि जिसे ग्रीनिश ग्लो कहते हैं। ठीक है, जो कि ग्रीनिश ग्लो कहते हैं वो प्रोड्यूस करती है। और साथ में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब जो है वो नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब ये कि ये जो है ये नेगेटिव चार्ज है। हाँ, नेगेटिव चार्ज है ये, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब ये कि नेगेटिव चार्ज थी उसमें पहले से। ठीक है, तो जब गैस चेंज करने पर भी रेज की नेचर जो होता है वो सेम रहती है। ठीक है, उसमें ऑल्सो जब थॉमसन ने बताया
कि थॉमसन ने कंक्लूड किया कि ये रेस जो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हर एटम में प्रेजेंट रहता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हर एटम्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 सी। ओके, देन उसके बाद जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसमें क्या होता है कि 9.109 इंटू 10⁻36 kg होता है। और ऑल्सो जब उन्हें इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मास रेशो रेशो भी निकाला, तब उसका जो मास रेशो यानी जो क्या निकला कि 1.7588 इंटू 10⁻11 सी के जी -1। तो इस डिस्कवरी ने प्रूव किया कि एटम डिविजिबल होता है करके, ठीक है। जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो कि ये गोल्डस्टेन ने किया है 1886 में। तो गोल्डस्टेन ने डिस्चार्ज ट्यूब को मॉडिफाई किया और कैथोड में छोटे होल्स बनाए, ठीक है, जिसे परफोरेशन कहते हैं। ओके, और उन्होंने देखा कि कुछ रेज कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इन्हें कैनल रेज या एनोड रेज भी कहते हैं। सो जब ये रेज नेगेटिव प्लेट में, जो रेज है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती थी, तब इसका मतलब जो होता था कि इसका मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज था, राइट। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इनका जो नेचर गैस है वो नेचर गैस पर डिपेंड करता था, ठीक है। नेचर जो है वो गैस पे ऊपर डिपेंड करता था। ऑल्सो जब इसका कंक्लूजन निकला, तब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम लेटर नेम प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन +1.602 इंटू 10⁻⁻C -19 सी। देन तो प्रोटॉन का मास अक्रॉस 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg था। ऑल्सो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे जो एटम में प्रेजेंट होते हैं। बाद में इन्हें प्रोटॉन नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन का मास अप्रॉक्स था वो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg था। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, राइट। देन ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ऑल्सो इसका इसका जो मास है वो बहुत छोटा होता है। साइंटिफिक नोटेशन से में लिखा गया है, क्योंकि नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में लिखने पर नंबर बहुत लंबा हो जाता है, राइट। तो मैं बता दूँ डेसिबल फॉर्म में, ठीक है। डेसिबल फॉर्म में अगर हम देखेंगे, डेसिबल फॉर्म में जैसे कि 1.673 इंटू 10⁻⁻27 होता है। तो मतलब डेसिमल को 27, ठीक है, डेसिमल को 27 प्लस लेफ्ट शिफ्ट करना, तो इसका जो ये ये जो तो इसका जो डेसिमल फॉर्म निकलेगा वो थोड़ा कैसा निकलेगा, 0.000000000। तो ऐसा 0 0 करते 1673 kg निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये प्रैक्टिकली लिखने पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन इसे यूज करता है, ठीक है, जो कि ऐसे लिखते हैं। और बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एंड देन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से लगभग इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा 18 1836 टाइम्स
स्मॉल होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय जेम्स चैडविक इन 1932। तो so bombarded beryllium with alpha particle observe neutral radiation. this particle this particle had mass but no charge. okay, so चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल बॉम्बर्ड किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक जो न्यूट्रल रेडिएशन निकल रही है जो किसी चार्ज से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है जिनके पास मास है पर चार्ज नहीं है, इन्हें न्यूट्रल कहा गया है। ठीक है, तो जो न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 होता है, प्लस उसका जो मास अप्रॉक्स है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और ये जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है और नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, राइट। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, राइट। प्रोटॉन जो उसका जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, एंड न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रल का मास लगभग इक्वल होता है, जैसे कि अप्रॉक्स 1 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो जबकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, जैसे 1/1836 ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो जो 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 AMU यानी कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली इसको हम देखेंगे कि न्यूमेरिकली कैसे करेंगे कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ठीक है, ऑल्सो इसको हम दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्स 1 MNU। ओके, 1 एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट इज एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स यानी आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स साइंटिस्ट प्रपोज डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए। ठीक है, जैसे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। ऑल्सो एटम जो है, ठीक है, थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अबेंडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें एम्बेंडेड होते हैं। उन्होंने इसको कंपेयर किया जैसे प्लम प्लम पुडिंग में प्लम जैसा, ठीक है, और वाटरमेलन में सीड्स जैसा। तो उसके बाद जो मेरिट्स है इस मॉडल में एक्सप्लेन किया है कि एटम जो है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है,
जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। और बेसिकली ये मॉडल रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन ये जो मॉडल है ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन नहीं हुई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि 1911 में रदरफोर्ड ने दिया। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड ने थिन गोल्ड फॉइल पर उन्होंने बॉम्बर्ड किया, ठीक है। फॉइल पर अल्फा पार्टिकल जो है वो बॉम्बर्ड किया, ठीक है। ऑल्सो ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन में क्या है इसका, कि मोस्ट पार्टिकल सीधे पास नहीं हुए, ठीक है। मोस्ट जो पार्टिकल है वो सीधे पास नहीं हुए और कुछ पार्टिकल थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए एंड बहुत ही कम पार्टिकल वापस बाउंस बैक हो गए, ठीक है। तो इस सब के चलते जो कंक्लूजन निकला है इसका, कंक्लूजन क्या बताता है कि एटम का ज़्यादा हिस्सा जो है वो एम्प्टी स्पेस होता है, यानी कि एम्प्टी स्पेस है। और पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा मास एक छोटे सेंट्रल रीजन में कॉन्सेंट्रेट है, जिसे जिसे न्यूक्लियस कहा गया है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट। तो ये जो मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिरता है। ऑल्सो जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वो एक्सप्लेन नहीं किया। ऑल्सो जो एटम की स्टेबिलिटी है वो भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे कि बोर्स के जो मॉडल है, बोर्स के मॉडल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें एनर्जी स्पेस में वेव करके फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दोनों ही होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उसमें होते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं कि जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो रिलेशन है वो लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट यानी वेव की स्पीड, ठीक है। वेव की स्पीड जो है इज इक्वल टू, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी लैम्डा, सॉरी लैम्डा इधर, हाँ लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब है कि फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि जो वेव की स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी तो वेवलेंथ कम होंगी, यानी इनवर्स रिलेशन इसमें अप्लाई होगा। ऑल्सो जैसे कि वैल्यू, हाँ वैल्यू ऑफ सी, यानी कि जो वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो होती है वो कैसे निकालेंगे, सी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये एक कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी जो कि शॉर्ट वेवलेंथ होती है और लो फ्रीक्वेंसी जिसमें लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है। यानी लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड तो होती है तो और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। यानी वेव ऑफ स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूसली फॉर्म होती है, फॉर्म में एमिट नहीं होती, सॉरी, ठीक है। तो प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूसली फॉर्म में एमिट नहीं होती है। ऑल्सो एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, तो जो एनर्जी है ई, एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, इन्हें जूल्स जे भी कहते हैं, इन जूल्स जे। तो और जो एच है, ठीक है, तो एच को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑल्सो वी जो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि 6.62 6.626 इंटू 10⁻⁻36 जूल्स, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। मीन्स एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी तो एनर्जी जो है वो एनर्जी चेंज होंगी, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी कम होंगी तो एनर्जी कम होंगी। तो इसलिए वॉयलेट लाइट की एनर्जी रेड लाइट से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, राइट। तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग रेडिएशन की एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि जिसमें 1 हर्ट्ज होता है, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ एनर्जी यानी जूल, ठीक है। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट मेटल है, ठीक है, जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट मेटल है, लाइट मेटल पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एमिट होते हैं। तो इससे प्रूव हुआ कि लाइट के पास पार्टिकल्स नेचर भी होता है, ठीक है। इससे क्या प्रूव हुआ कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को, जब हाइड्रोजन को एक्साइट करने पर कंटिन्यूसली जो स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, तब स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइंस मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज बोस मॉडल ऑफ एटम 1913। तो बोस मॉडल रदरफर्ड बोस मॉडिफाइड रदरफर्ड मॉडल यूजिंग क्वांटम थ्योरी। तो बोस ने रदरफर्ड के मॉडल को क्वांटम थ्योरी के साथ मॉडिफाई किया। तो उसके पोस्टुलेट्स क्या है ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। तो पहला है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, पहला जो है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। एंड देन हर ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रहते रहते हैं, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रहते हुए एनर्जी लूज नहीं करता है। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तब एनर्जी इमिट करती है या फिर वो ऑब्जर्व कर लेती है, यानी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स, ठीक है। यानी
जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल देन E2, जो एनर्जी ऑफ हायर लेवल देन E1 यानी एनर्जी ऑफ लोअर लेवल देन H यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, और देन V यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड और ऑब्जर्व। ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं यानी कि जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर level, it absorbs energy, and when falls from higher to lower level, it emits energy. That emitted or absorbed energy is equal to energy difference between two energy, and also Planck's constant and frequency of radiation emitted or absorbed. Okay, तो जो एनर्जी लेवल से उस नाम कैसे दिया गया है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिसे ऑर्बिट्स या शेल कहते हैं। ठीक है, तो इन जो शेल्स है, ये जो शेल्स है, इस शेल के जो नाम से वो के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, यानी जो के शेल है, ठीक है, के शेल को एन इज इक्वल टू 1 शेल बोलते हैं, एंड एल शेल को जो एल शेल है उसको n इज इक्वल टू 2, एंड देन m को n इज इक्वल टू 3 एंड n को n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ n को जो ये n है, ठीक है, तो जो ये n है उसको प्रिंसिपल क्वांटम, क्वांटम याद रखना, ठीक है, क्वांटम जेई ट्यूटोरियल्स, तो क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं किसे, n को। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसके कि जैसे कि इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है कि n की जो वैल्यू बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, उसके बाद ऑर्बिट का साइज बढ़ता है एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ बोस मॉडल। मेरिट्स ऑफ बोस मॉडल जिसमें एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की है, ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया है उसमें, ऑल्सो क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, एंड देन इसकी जो लिमिटेशन है कि लिमिटेशन सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है, ठीक है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, एंड फाइन स्पेक्ट्रम और जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया इसमें। तो एटम के अंदर 3 मेन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जिसका चार्ज यानी न्यूट्रल होता है यानी कि 0। ओके, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, बोर्न्स ने एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया, यही से मॉडल एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत होती है। ओके, हमारे ये जो तीनों टॉपिक्स है, ये तीनों टॉपिक्स आज हमने कवर किए यानी कंप्लीट कर लिए ये लेक्चर में। तो हमारा जो सेकंड लेक्चर आएगा पार्ट 2, उसमें तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में अगले ये 3 टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, बोस मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, एंड देन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो आप फर्स्ट वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा पूरा, उसके बाद ही सेकंड वीडियो देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड समझ में भी आए। ठीक है, पार्ट 2। तो थैंक यू एवरीवन। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।